गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे? और क्या करोगे? पढ़ाई तो करनी है, और क्या करना है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता कि बड़े बड़े ख्वाब देख लिए, मुझे तो आईपीएस बनना है, मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे तो बंगला लेना है, और ख्वाब हो गए पूरे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जिनका एक लक्ष्य निर्धारित है, जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। असफलता मिलेगी, कई बार मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते रहना है, और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिना कुछ किए तो जय जयकार नहीं होगी कि आप घर में बैठे रहोगे और आपकी जय जयकार होती रहेगी, है ना? कुछ करोगे तभी तो लोग जानेंगे, तभी तो लोग आपके बारे में जानेंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लेके आए हैं, जैसे हम बायोलॉजी की हम थ्योरी चली हुई है, हमारी चैप्टर चला हुआ है हमारा अस्थि तंत्र। लेकिन क्या था कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता था तो उसके बाद हमें क्या कराना था? क्वेश्चन कराने थे, ठीक है? जैसे सेल हुआ, टिश्यू हुआ, उसके बाद हमने अस्थि तंत्र स्केलेटल सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है? लेकिन आज हम लेके आए हैं, इसे हम बाद में कंप्लीट कराएंगे। आज एमसीक्यू यानी क्वेश्चंस लेके आए हैं, किसके? सेल के। यानी जो पहला चैप्टर था उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज हम उसकी सीरीज लेके आए हैं, 30 प्लस कुछ क्वेश्चन है। तो आज देखेंगे हम कितने क्वेश्चन है, कितने कर पाते हैं। तो फटाफट से उनका आप लोग आंसर देते हुए जाएंगे और मैं क्वेश्चन बताते हुए जाऊंगी, ठीक है? तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। फटाफट से आप लोग क्या देंगे? आंसर देंगे। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या होता है? आंसर है इसका मादा एनोफिलिज। क्या है? मादा एनोफिलिज। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे, एनोफिलिज। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है डायलिसिस है ये, डायलिसिस, नीसिस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है? डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो बताइए, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? को शरीर के ऐसे कौन से अंग में रोग होता है जिसमें डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है हमारी किडनी में। किसमें? किडनी के लिए किया जाता है, यानी गुर्दों के लिए। किसके लिए? गुर्दों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिश करेंगे 30 प्लस क्वेश्चन करने की, फटाफट से आंसर लगाने की। तो बताएंगे आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है हमारा? कि क्वेश्चन क्या है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? बताइए, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम
कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है हरगोविंद खुराना। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? किसे माना जाता है? बताइए। चार्ल्स डार्विन को। किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर कि अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का, ये क्या है, किस पौधे का चुनाव किया था? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? बताइए। तो कौन सा पौधा था वो जिस पर मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग किया था? तो किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? बताइए फटाफट से। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना को किस संघ है ये, किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्रोटोजोआ। क्या हो जाता है? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है अमीबा और युगलिना को, ठीक है। जो कैसे है? एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल वाले जंतु है अमीबा और युगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है? मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग कि जो मेंढक है उसमें श्वास की प्रक्रिया कौन से अंग से होती है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब मैंने श्वसन तंत्र आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। सारी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी थी है। उसे पढ़ने के लिए आप बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे श्वसन तंत्र वाली उसे वीडियो को खोलेंगे, वहाँ सब कुछ आपको अच्छे से दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो बताइए कि मेंढक में श्वसन किस अंग से होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब मेंढक छोटा होता है, बच्चा होता है, टेडपोल बोलते हैं उसे, तो वो किससे श्वास लेता है? तो वो लंग्स से श्वास लेता है। किससे लेता है? फेफड़ों से श्वास लेता है। उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो किससे श्वास लेता है? क्लोम से सांस लेता है। किससे? क्लोम से। और जब मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब मेंढक गर्मी के टाइम जमीन के अंदर चला जाता है तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, वहाँ पे उसे श्वास लेने में परेशानी होती है। तो वो किससे श्वास लेता है? श्वास पूरी स्किन से, त्वचा से लेता है। मतलब श्वास को शरीर के अंदर भरता है, पूरे शरीर से, पूरी शरीर की स्किन से श्वास लेता है। तो किन किन चीज़ों से श्वास लेता है? क्लोम से, स्किन से और लंग्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे लंग्स से यानी फेफड़ों से, क्लोम से और त्वचा से यानी स्किन से, ठीक है। तो मेंढक 3 तरह से श्वास की प्रक्रिया मेंढक के अंदर होती है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? फटाफट से बताएंगे कि जो मेंढक है वो किस वर्ग का जंतु है? तो आंसर लिखेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेंढक। कौन से वर्ग का है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, स्तनधारी वर्ग में
स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? फटाफट से बताएंगे कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग और बताएंगे कि किस में पाया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है स्तनधारी वर्ग के जितने भी जंतु है उसमें रक्त का सबसे अधिक तापमान यानी जो ब्लड है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ऐसा कौन से जंतु में होता है? तो वो होती है बकरी। बकरी में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कोई आपसे पूछे तो आप फटाफट से उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग से श्वास लेती है? मछलियां कहाँ से श्वास लेती है? बताइए फटाफट से। लंग्स से लेती है, गिल्स से लेती है, स्किन से लेती है, कहाँ से लेती है? तो बताइए आप लोग। मछलियां लेती है गिल्स से। गिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिल्स को हिंदी में बोलते हैं गलफड़े। क्या बोलते हैं? गलफड़े। यानी गलफड़ों से यानी गिल्स से मछलियां श्वास लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़े स्तनधारी का नाम बताइए। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? बताइए। व्हेल। कौन सा है? व्हेल। सबसे बड़े स्तनधारी का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा? ब्लू व्हेल। कौन सा है? ब्लू व्हेल। इसके बाद आता है व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? बताइए। मछली में तो किससे बताया था? गिल्स से। लेकिन एकमात्र ऐसी व्हेल है, मछली ऐसी व्हेल है जिसमें श्वसन कहाँ से होता है? लंग से होता है। जो व्हेल मछली है उसमें कहाँ से होता है? लंग्स से यानी फेफड़ों से। और जितनी भी मछलियाँ होती है उनमें श्वास की प्रक्रिया वो कहाँ से श्वास लेती है? वो गिल्स से यानी गलफड़ों से श्वास लेती है। लेकिन जो व्हेल मछली है वो कहाँ से श्वास लेती है? वो लंग्स से श्वास लेती है, हमारी तरह जैसे हम लेते हैं लंग्स से श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, यानी आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? बताइए। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? फटाफट से इसका आंसर देंगे। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा प्राइमेट्स। किसमें? प्राइमेट्स वर्ग में। किसमें रखा गया है? प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है, ऊतकों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ये है क्या? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ऊतकों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? बताइए। उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतकों से यानी टिश्यूज से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मैंने अभी पिछला आपको चैप्टर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? टिश्यू यानी ऊतक पढ़ाया था। तो बताइए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समान कार्य एवं समान रचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं यानी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक यानी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का फादर यानी पिता। किसे कहते हैं? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17,
जीवन का भौतिक आधार क्या है, यानी हमारा जो जीवन है वो किस पर टिका हुआ है, उसका भौतिक आधार क्या होता है, बताइए फटाफट से। तो जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार क्या है, साइटोप्लाज्म है यानी जीव द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। तो मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो एंटोनियो ल्यूवेनहोक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था 1665 में। कब, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका को किसने देखा था, एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज डिफाइन करके बता रखी है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, पावर हाउस यानी ऊर्जा ग्रह। सेल का, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा किसे जाता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि वो अपनी ही सेल को खा जाता है, अपने ही आसपास की सेल का भक्षण कर लेता है, तब वो अपना ही नुकसान करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताएंगे आप लोग फटाफट से। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइए। आनुवांशिक क्रियाओं का क्या करना, संचालन करना। क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है डीएनए का प्रमुख कार्य। पता लगाने के लिए कि ये इसका ही बेटा है या ये इनके ही पिता है, तब क्या कराया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना ही किसका कार्य होता है, डीएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, बताइए। आरएनए पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, बताइए। ये हमारे कोशिका द्रव्य में, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं।
यानी 46 क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर 25 कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। जो टिश्यू है, वो जो रक्त है, जो ब्लड है, वो किस प्रकार का टिश्यू है, किस प्रकार का ऊतक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ऊतक वाला चैप्टर कंप्लीट कराया है, तो बताइए उसमें जो रक्त है, वो रक्त उत्पादक टिश्यू है, वो कौन सा ऊतक है, बताइए फटाफट से। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, बताइए। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। कनेक्टिव टिश्यू के मैंने आपको 10 प्रकार लिखाए थे। उन प्रकारों में एक था रक्त उत्पादक टिश्यू, यानी रक्त उत्पादक ऊतक। तो ये किस प्रकार का टिश्यू है, किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, यानी भोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य शरीर के किस अंग में होता है, बताइए फटाफट से। तो किस में होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। जब हम पाचन तंत्र हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, उसमें पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताया गया है कि कैसे भोजन की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, पूरे मार्ग के बारे में, जितने भी पाचन तंत्र के मार्ग हैं उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यकृत होती है। यानी हमारा जो लीवर है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है ना। कौन सा, लीवर यानी यकृत। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन है ये, पूरा अच्छे से लिख देते हैं, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, बताइए फटाफट से। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह, डायबिटीज या शुगर या मधुमेह की जो बीमारी है, डायबिटीज की जो बीमारी है, वो किससे होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को तरल बनाए रखता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट के कारण ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो बताइए गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, हमारे लंग्स में होता है, यानी हमारे फेफड़ों में होता है। श्वास की जो प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, तो गैसों का विनिमय किस में होता है, हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, बताएंगे फटाफट से। जो हमारी किडनी है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, फटाफट से इसका आंसर देंगे आप लोग। वृक्क या किडनी जो है उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है
किडनी की कार्यात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आँख के किस भाग के समाप्त होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो आँखों का जो कार्निया भाग होता है उसके नष्ट होने पर हमारे आँखों की जो रोशनी है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता समझा जाता है? यानी जिसे सभी को अपना ब्लड दे सकता है, तो वो होता है ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप है वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो देने वाला कौन है? ओ पॉजिटिव। और लेने वाला कौन सा है? ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, और जिसका ओ पॉजिटिव होता है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं और भी है क्या। हाँ है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ये आ गया फिर से वही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी। तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, ये तो वही है, ठीक है। सर्वदाता जो सबको दे सकता है, सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विटामिन डी का नेक्स्ट रासायनिक नाम क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट देखते हैं और भी है क्या, बस ये लास्ट है, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 34 क्वेश्चन हो गए शायद। ये 34 तो यहीं पे हो गए थे, 35, 36 ये नंबर गलत पड़े हुए हैं। 36 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे। बाकी के जो और क्वेश्चंस है वो अगली सीरीज में लेके आएंगे और उन्हें भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अपने अस्थितंत्र को कंप्लीट करेंगे। अस्थितंत्र के क्वेश्चन लेंगे, अभी टिश्यू बचा हुआ है उसके भी क्वेश्चन लेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी साथ साथ ही चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब कराओगे, उतना ही हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। खुशी होती है अंदर से कि हाँ, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे हमारी क्लास का वेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस के साथ या जो हमारा चैप्टर चला हुआ है अस्थितंत्र उसे ही कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।